यूनिट थर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 करेंगे और इसमें करेंगे आज हम ली शैटलियर का नियम। तो ली शैटलियर का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम साम्यावस्था में है और अगर हम उसकी साम्यावस्था को थोड़ा सा भी निशुभ या उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो साम्य इस दिशा में जाता है कि उसके परिवर्तन को निष्प्रभावी बनाया जा सके। या दूसरी एक उसमें भाषा में हम कहें कि साम्यावस्था पर किसी तंत्र के ताप दाब या सांद्रता किसी भी चीज़ को अगर हम परिवर्तित करते हैं तो साम्य उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। इसको हम ली शैटलियर का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो हैं फैक्टर्स उनको चेंज करके देखते हैं कि किस तरह से ली शैटलियर का जो नियम है वो कार्य करता है। सबसे पहले सांद्रता का प्रभाव हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि H2 प्लस I2 इससे 2HI बन रहा है और इसमें जो Kc का मान है वो ये HI स्क्वायर H2I2 के इक्वल होगा और Kc का जो मान है ये स्थिर रहेगा। तो अगर हमने यहाँ पर क्रियाकारक यानी H2 और I2 इन दोनों की सांद्रता अगर बढ़ा दी तो हम Kc में देखते हैं कि इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अगर हमने H2 और I2 की मात्रा उस कंटेनर में डाली है। तो इस Kc को कांस्टेंट रखने के लिए या इस प्रभाव को नष्ट करने के लिए HI को ज़्यादा अमाउंट में बनना पड़ेगा ताकि इन दोनों का रेशो पहले की तरह Kc के इक्वल रहे। तो अगर हम H2 और I2 की जो है इसके अंदर कुछ मोल्स ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर तो जो अभिक्रिया है वो आगे की तरफ जो है वो जाएगी ताकि HI बने और इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहे, Kc की वैल्यू कांस्टेंट रहे। तो अगर हम रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ जाती है। अगर हम HI के कुछ मोल्स जो है रिएक्शन वेसल में इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ऐड करते हैं तो HI का मान बढ़ जाएगा। K को स्थिर रखने के लिए H2O2 का भी मान उतना ही बढ़ना जरूरी है ताकि Kc का जो मान है वो कांस्टेंट रहे। तो HI जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी रिएक्शन, H2I2 ज़्यादा बनेगा तो इनका रेशो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट होने से जो है हमारे पास Kc का मान जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए अभिक्रिया बैक डायरेक्शन में जाएगी। यानी अगर हम अभिकारक इसमें ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और अगर हम क्रिया फल ऐड करते हैं इसके अंदर तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए उस रिएक्शन का तो उसके अकॉर्डिंग ही हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता को चेंज करते हैं। सेकंड है ताप के परिवर्तन का भी क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है रासायनिक साम्य पे। ये हमें पता है कि दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिक्रिया होने के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी कि वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरी है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में जब अभिक्रिया होती है तो जो सिस्टम है वो ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषण करता है जिससे वेसल का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उसमें सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने से उस अभिक्रिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये अभिक्रिया है N2 अमोनिया के बनने की प्रक्रिया है हेबर प्रोसेस के अंदर। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और यहाँ पे 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। यानी लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर अगर हम लेफ्ट रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है और अगर हम रिएक्शन के राइट साइड पे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी है, प्रोडक्ट बढ़ने के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम और ली शैटलियर का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर सिस्टम में हम कोई भी चेंज करते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है जिससे उस चेंज को जो हमने चेंज किया है उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। तो अगर हमने इस अभिक्रिया का ताप बढ़ाया तो हम देखते हैं कि राइट साइड पे ताप ज़्यादा है, लेफ्ट साइड पे ताप कम है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से ताप कम हो जाए। तो ताप लेफ्ट साइड पे कम है एंड तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर हम अभिक्रिया का ताप कम कर दें तो यहाँ इस तरफ ताप ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप ज़्यादा होता है, इधर ताप कम है। अगर हमने अभिक्रिया का ताप कम कर दिया
तो ली शेटलियर के प्रिंसिपल से साम्य उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से ताप बढ़ जाए, यानी अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि अग्र दिशा में जाने से ताप बढ़ता है, ताकि जो हमने ताप कम किया है उसका प्रभाव नष्ट हो जाए और ताप पहले की तरह बना रहे। फिर है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में वही कि जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है वो ऊष्मा का शोषण करती है और टेम्परेचर कम होता है, यानी इसमें राइट साइड पे जाने से टेम्परेचर कम होगा और लेफ्ट साइड पे जाने से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम रिएक्शन वेसल का टेम्परेचर बढ़ा दें तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे ही हमने बाहर से अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से अभिक्रिया का टेम्परेचर कम होता है। और अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, बाहर से सिस्टम को हीट कम दें, टेम्परेचर कम कर दें उसका, तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड जाने से जो है अभिक्रिया का ताप बढ़ता है और ऊष्मा शोषी में फॉरवर्ड जाने से अभिक्रिया का ताप कम होता है, क्योंकि उस रिएक्शन को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। तो अब जैसे तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया हमें किस डायरेक्शन के अंदर उसको लेके जाना है, उसके हिसाब से ही जो टेम्परेचर है वो हम चेंज कर देते हैं इसका। फिर है दाब में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन में भी दाब की जो परिभाषा है उससे हम कहते हैं कि दाब होता है प्रति इकाई आयतन के अंदर अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है दाब। तो जिस तरफ अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ दाब ज़्यादा होगा और जिस तरफ अणुओं की संख्या कम होगी वहाँ दाब कम होगा। जैसे ये अभिक्रिया है N2 + 3H2 gives 2NH3। इस तरफ अणुओं की संख्या 1 और ये 3, यहाँ पर 3 है, इसमें अणुओं की संख्या 4 है, 3 हाइड्रोजन के और 1 मोल N2 का, और इस तरफ 2 है, यानी लेफ्ट साइड में अणुओं की संख्या ज़्यादा है और राइट साइड में अणुओं की संख्या कम है। तो लेफ्ट साइड में जो दाब है वो ज़्यादा होगा और राइट साइड में दाब कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अणुओं की संख्या कैसी है, कम है। तो अगर हमने बाहर से दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ दाब कम हो, यानी अणुओं की संख्या कम हो। तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इस तरफ अणुओं की संख्या क्या है, कम है। और अगर हम दाब कम करेंगे तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने दाब कम किया तो ली शेटलियर के प्रिंसिपल से साम्य उस तरफ विस्थापित होगा जहाँ पर जाने से दाब पहले जैसा हो जाए, यानी दाब बढ़ जाए। हमने कम किया है तो साम्य दाब ज़्यादा करेगा, तो दाब ज़्यादा करने के लिए साम्य किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड में। और अगर हमने दाब कम किया है, ज़्यादा किया है, तो साम्य उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से दाब कम हो जाए, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से ये PCl5 का जो है वियोजन है, PCl5 के वियोजन से PCl3 + Cl2 हमें प्राप्त होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे अणु की संख्या 1 है और राइट साइड पे अणुओं की संख्या 2 है। तो इधर दाब ज़्यादा होगा PCl3Cl2 बनने से, और PCl5 की तरफ जाने से दाब कम होगा। तो अगर हमने दाब बढ़ाया तो सिस्टम अपना दाब कम करने की कोशिश करेगा, तो दाब बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर हमने दाब कम कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरह से जो है दाब का प्रभाव पड़ता है किसी भी सिस्टम के ऊपर। इसके बाद है साम्यावस्था पर अक्रियाशील गैसों का प्रभाव। अक्रियाशील गैस जैसे कि हीलियम या ऑर्गन या कोई भी गैस हम इसके अंदर ऐड कर दें तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है साम्य पर। दो कंडीशंस में होता है। पहले तो हम देखेंगे स्थिर आयतन पे। स्थिर आयतन मतलब हमने वेसल को किसी लिड से क्लोज कर रखा है तो और फिर हम उसके अंदर गैस ऐड करें तो आयतन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यदि स्थिर आयतन पे हम गैस कोई भी मिलाएं तो हमने देखा है जो Kc का मान होता है वो होता है, उसमें सक्रिय द्रव्यमान लेते हैं हम, और वो होता है मोल प्रति आयतन। तो अगर आयतन कांस्टेंट है, अगर उसमें कोई भी हम गैस ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट आयतन तो सेम रहेंगे क्योंकि आयतन कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में कोई भी अभिक्रिया साम्यावस्था पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और गैसों के आंशिक दाबों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल दाब में वृद्धि होती है और प्रत्येक गैस के दाब में भी, आंशिक दाब में भी वृद्धि होती है, तो इसलिए वो सेम ही रहता है। तो स्थिर आयतन पे अगर हम कोई अक्रिय गैस, आर्गन, नियॉन जैसी कोई भी अक्रिय गैस मिलाते हैं
तो उसका साम्यावस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और स्थिर, दूसरा है स्थिर दाब पर। स्थिर दाब है, अगर उसमें हमने कोई अक्रिय गैस मिलाई तो आयतन बढ़ेगा। दाब स्थिर रखना है, कोई भी अगर हमने वेसल लिया, उसके ऊपर कोई लीड लगी हुई है, अगर हमने गैस उसमें बढ़ाई तो वो दाब बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन दाब तो स्थिर है, तो वो लीड कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाने से क्या होगा? दाब स्थिर रहेगा। यानी अगर हम स्थिर दाब पे अक्रिय गैस मिलाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। तो आयतन में अगर वृद्धि होगी तो उसके आंशिक दाबों में कमी होगी। तो स्थिर दाब पे अगर हम गैस जो है उसमें बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी, अगर जैसे जाएगी जहाँ पे अणुओं की संख्या क्या है? बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो है आयतन बढ़ा है तो सक्रिय द्रव्यमान होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय आयतन। अगर हमने अक्रिय गैस डाली है और उससे आयतन में वृद्धि हुई है तो ऊपर नंबर ऑफ जो मोल्स हैं उनमें भी वृद्धि होनी चाहिए, ताकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय आयतन ये रेशो पहले जैसा ही रहे। तो अगर हम दाब बढ़ा देते हैं तो गैस फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, अगर हम आयतन बढ़ाते हैं यानी अक्रिय गैस मिलाते हैं स्थिर दाब पे, आयतन में वृद्धि होती है तो नंबर ऑफ मोल्स में भी वृद्धि होनी चाहिए, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और दोनों ही केसेस में ऐसा होगा। लेकिन अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो उस कंडीशन में जैसे ये केस है हमारे पास कि यहाँ पर रिएक्टेंट की संख्या जो है वो मोलों की संख्या ज़्यादा है, प्रोडक्ट में मोलों की संख्या कम है। अगर यहाँ पर हम जो है स्थिर दाब पर आयतन बढ़ा देंगे तो अणुओं की संख्या इस बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा हो रही है, यानी N2 और H2 बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी और अमोनिया ब्रेक डाउन होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगी। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर हेबर विधि द्वारा अमोनिया की मात्रा प्राप्त करने की बात करें, हेबर विधि है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाने की विधि। अब हमें इसमें अमोनिया प्राप्त करनी है ज़्यादा, तो सबसे पहली बात, अगर हमें रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा रखेंगे, जो कि हमने पहले कहा था, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी आगे जाने से क्या होता है? टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो हम रिएक्शन का टेम्परेचर जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, सॉरी, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो अगर हम इसका तापमान ज़्यादा करेंगे तो अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगी। और दूसरा है कि इसका दाब, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कम है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या ज़्यादा है, तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से नंबर ऑफ मोल्स कम हो, यानी हमें इसमें दाब उच्च रखना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ मोल्स कम करने के लिए अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। और इसमें एक हम आयरन कैटलिस्ट लेते हैं, अमोनिया को द्रवित करके निकालते हैं तो अमोनिया की सांद्रता कम होती जाती है। फिर इसके बाद है ली शैटलियर के सिद्धांत के अनुप्रयोग। सबसे पहले ठोसों के गलनांक पर हम देखते हैं दाब का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी भी पदार्थ को पिघलाते हैं तो पिघलाने से जनरली उसके आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि होने, दाब पर अगर हम कोई भी जो चीज़ है उस पर हमने प्रेशर डाला तो आयतन में वृद्धि होगी, तो आयतन में वृद्धि होने से उसका सक्रिय द्रव्यमान कम हो जाता है, यानी जो साम्य है उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से उसके आयतन में कमी हो जाए। तो जब हमने उस पर दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाने से आयतन में कमी हो रही है, तो अगर हम उस साम्य उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से द्रव में आयतन में वृद्धि हो जाए, यानी अगर इस हम साम्य की बात करते हैं ठोस और द्रव की, हमने इस पे दाब बढ़ा दिया, दाब बढ़ाने से इसका आयतन कम हो गया, तो ये उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से आयतन में कमी हो, यानी वो जो है ठोस की तरफ जाएगी, इससे इसका गलनांक बढ़ गया। इसमें अब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें उसे द्रव अवस्था में लाने के लिए। लेकिन जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ में उल्टा होता है, बर्फ़ को जब हम पिघलाते हैं जल बनता है तो उसके आयतन में कमी होने की जगह उसमें उसके आयतन में कमी हो जाती है वृद्धि होने की जगह द्रव अवस्था में आने पे। तो अगर हम इसमें दाब बढ़ाते हैं तो इसके गलनांक का मान जो है बढ़ने की जगह कम हो जाता है। इसी तरह से द्रवों के वाष्पीकरण पे हम देखते हैं ताप और दाब का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। द्रवों के वाष्पीकरण पे ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण होने से क्या है, आयतन में वृद्धि होती है। जब वाष्प में बदलती है कोई भी द्रव तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो हम
ताप को बढ़ाएं तो उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए अधिक मात्रा में द्रव बनेगा ताकि वो बढ़े हुए ऊष्मा का अवशोषण कर ले। अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और यदि हम दाब बढ़ा दें तो वो संघनित होकर वापस किस अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। इसलिए अगर हमें द्रवों का वाष्पीकरण करना है तो हमें दाब कम करना चाहिए ताकि वो वाष्प में आए, और उसका ताप बढ़ा देना चाहिए जिससे क्या है उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए द्रव जो है ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा और वाष्प अवस्था में आ जाएगा। तो ये इसकी वाष्पीकरण की कंडीशन है। अब द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। द्रव के क्वथन में भी द्रव वाष्प अवस्था में बदलता है और द्रव की सतह पर वाष्प दाब बनाता है। वाष्प दाब अगर एक वायुमंडलीय है, जो क्वथनांक की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्वथनांक वह टेम्परेचर है जिसपे किसी गैस का जो खुद का दाब है वो वायु जो उसके ऊपर है एटमॉस्फेयर उसके दाब के बराबर हो जाए। जब दाब के बराबर हो जाता है तो क्वथनांक कहते हैं। उस पर जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स भी एटमॉस्फेयर में आने लगते हैं। तो अगर हम ऊपर का दाब बढ़ाएंगे तो नीचे वाले को भी उस दाब के बराबर आने के लिए हमें ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। तो इसलिए दाब उच्च होने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब कम होने पर क्वथनांक का मान कम हो जाता है। इसी तरह से ठोसों में विलेयता का प्रभाव, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ठोस है वो घुलने पर ऊष्मा दे रहा है या ऊष्मा ले रहा है, यानी ठोसों का घुलना ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा शेपी है। जैसे हम बात करते हैं KOH की, KOH अगर घुलता है तो ये ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है। तो ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है यानी राइट हैंड साइड पर टेम्परेचर ज़्यादा है हमारे पास। तो अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, यानी KOH सॉलिड सेपरेट होगा। और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो यानी KOH ज़्यादा घुलेगा। इसका मतलब ऊष्मा शेपी अभिक्रियाएं जो हैं, जो विलेयता ऊष्मा शेपी होती है उसके अंदर हम अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो घुलनशीलता बढ़ती है, और अगर ऊष्मा शोषी है तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी घुलनशीलता तब बढ़ जाती है। तो इस तरह से ली-शैटले के नियम के अनुप्रयोग हैं। और इसके साथ ही ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हम ताप और दाब का प्रभाव जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये SO2 और SO2 और O2 सिस्टम के अंदर ऊष्माक्षेपी है। ये N2O2 ऊष्माशोषी है। NO प्लस O2 ये भी जो रिएक्शन है ये ऊष्माक्षेपी है। तो इन सारी रिएक्शन के अंदर हम जो दिए गए हैं ताप और दाब उसकी कंडीशन से बता सकते हैं कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और कब बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगी। आज हम यूनिट 3 में केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर ली-शैटले का नियम। तो जैसे ये अभिक्रिया है N2 अमोनिया के बनने की प्रक्रिया है हेबर प्रोसेस के अंदर। N2 + 3H2 gives 2NH3 और यहाँ पे 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। यानी लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर, अगर हम लेफ्ट रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है
और अगर हम रिएक्शन के राइट साइड पे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ये ऊष्मक्षेपीय प्रोडक्ट बढ़ने के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम और ली शैटले का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर सिस्टम में हम कोई भी चेंज करते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है जिससे उस चेंज को, जो हमने चेंज किया है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। तो अगर हमने इस अभिक्रिया का ताप बढ़ाया तो हम देखते हैं कि राइट साइड पे ताप ज़्यादा है, लेफ्ट साइड पे ताप कम है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से ताप कम हो जाए। तो ताप लेफ्ट साइड पे कम है एंड तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर हम अभिक्रिया का ताप कम कर दें तो यहाँ इस तरफ ताप ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं तो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया में ताप ज़्यादा होता है, इधर ताप कम है। अगर हमने अभिक्रिया का ताप कम कर दिया तो ली शैटले के प्रिंसिपल से साम्य उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से ताप बढ़ जाए, यानी अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि अग्र दिशा में जाने से ताप बढ़ता है, ताकि जो हमने ताप कम किया है उसका प्रभाव नष्ट हो जाए और ताप पहले की तरह बने। अभी जो 3 है अपलोड करने हैं।